हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम पहले जानते हैं आवेश के बारे में। आवेश होता क्या है? किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, ये वो पदार्थ है। किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, उस पदार्थ में छोटे से कण नाभिक होगा। नाभिक के चारों तरफ कक्षा होगी और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक बाहर जाता है या उसमें जुड़ता है, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ऋण आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो धन आवेश। उदाहरण के लिए अगर हम ऊन और रेशम के छड़ को रेशम से रगड़ें तो ऊन पर जो है ना, ऊन पर धन आवेशित तथा रेशम ऋण आवेशित होता है। मतलब क्या हुआ कि रेशम पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है और ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ऊन इसलिए धन आवेशित है और रेशम ऋण आवेशित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत में इसका मतलब हुआ कि कोई भी आवेश जो है ना, वो एक छोटी इकाई से बना हुआ है और वो छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत में कोई भी जो आवेश होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक संख्या गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखिए Q Ne, Q बराबर Ne होता है, जहाँ N बराबर हम 1 2 3 4 5, तो हम N का मान 1 2 3 4 5 6 क्यों लेते हैं? N बराबर 1.2 1.3 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि क्वांटम का मतलब ये कि क्वांटम छोटी इकाई जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसके जो पूर्णांक संख्या गुणनफल के बराबर होगा। मान लीजिए किसी पर आवेश है 3.2 × 10⁻19, तो इसको हम इससे भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये किसी पदार्थ पर संभव है आवेश, लेकिन अगर हम किसी पर ले लें 2.4 × 10⁻19 बटे 1.6 × 10⁻19 करें तो आएगा 1.5। ये किसी भी पदार्थ पर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भिन्न संख्या होगी। इसीलिए किसी भी क्वांटमीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश उस इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक संख्या गुणनफल के बराबर होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, खैर अब इसके क्वांटमीकरण सिद्धांत में आप लोगों को यही सिर्फ जानना है कि यहाँ जो n का मान है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि 1 सिर्फ पूर्णांक लेना है और कुछ नहीं। अब आवेश के बारे में जानते हैं। तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी या कमी आवेश कहलाएगा। अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो धन आवेश और अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश। और हम किसी पदार्थ को आवेशित कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो आवेशित करने के लिए अभी तुरंत हमने पढ़ा कि आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में। आवेश, चार्ज। तो हम ये तो जान गए कि उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋण आवेशित, तथा अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेशित, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें देंगे तो ऋण आवेशित। लेकिन ये सब होगा कैसे? तो इसके लिए हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण किसी भी पदार्थ को किसी से घर्षित करेगी। जैसे देखिए ये कोई पदार्थ है, ऊन ले लीजिए, इसको ऊन का डोरा ही बना लीजिए, और ये रेशम। अगर हम इसको इससे रगड़ेंगे ना तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पर चला जाएगा, तो ये तो ऋण आवेशित हो गई, और रेशम और ये धन आवेशित हो गया। तो समझ के घर्षण द्वारा आवेशन किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ में जब रगड़ने पर एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पे चला जाता है, तो पहले पर धन आवेशित, दूसरे पर ऋण आवेशित पैदा होता है। अब आवेश की
इकाई। तो आवेश की एसआई इकाई जो है ना वो कूलम्ब है। और एक कूलम्ब बराबर जो होता है ना 6.2 पर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होता है तो इससे जो आवेश बनता है तो उसे 1 कूलम्ब कहते हैं। खैर उसके बाद अब आवेश की एक सीजीएस इकाई भी होती है। सीजीएस इकाई में आवेश का मात्रक होता है फ्रैंकलिन और ये आवेश की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा चालन द्वारा आवेशन। अगर हम किसी आवेशित पदार्थ को जैसे ले लीजिए ये पदार्थ आवेशित है, इस पे धन आवेश है और ये निरावेशित है मतलब इस पे आवेश नहीं है, ये आवेशित है। अगर हम इस दोनों को संपर्क में ला दें किसी भी तार द्वारा, चालक तार द्वारा, और हाँ एक बात, चालक से किसी भी किसी पदार्थ तो आवेश जो होता है ना, आवेश का गमन चालक से ही हो सकता है, कुछ चालक से नहीं। तो चालक तार द्वारा इसको जोड़ दें तो इस पर जो कुल आवेश होता है ना, इस पर मान लें क्यू आवेश है, इस पर 0 है, तो कुल आवेश दोनों पर हो जाएगा Q/2। इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2। तो ये हो गया चालन द्वारा आवेशन। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, अगर हम किसी चालक को आवेशित चालक को निरावेशित चालक से जोड़ दें तो उन दोनों पर समान आवेश वितरित हो जाता है। यही हो गया चालन द्वारा आवेशन। और अब हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा हमको पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी आवेशित छड़ ले लीजिए, प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी भी आवेशित छड़ को ले लीजिए और एक निरावेशित छड़ या चालक जो होगी, ये चालक रहना चाहिए। तो इससे जो है ना, जब हम इसको इसके संपर्क में लाते हैं तो इसका जो ऋण आवेशित है ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और धन आवेशित प्रतिकर्षित। तो धन आवेश जो है इस तरफ उत्पन्न होता है, ऋण आवेश इस तरफ। तो ये जो आवेश उत्पन्न हुआ ना, इसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आकर्षण से समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यह नवम क्लास में भी दिया है, 9वां-10वां में भी। और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। इसका पता हम ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर किसी भी कागज को रगड़ लें, किसी भी कागज है इसे हम इसको रगड़ लें तो कागज ये ऐसे हो जाएगा। तो गौर करिएगा कि ये जो दोनों है ना, फिर सटन मतलब कि फिर से जोड़ने में या फिर से उठाने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो वही जो प्रतिकर्षण है ना, उसी के विरुद्ध बल लगाना पड़ता है। प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा क्या हो गया कि जो किसी भी चालक छड़ को किसी निरावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो उन पर आवेश उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ये आवेश। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिकर्षण और आकर्षण में अंतर क्या है, तो इस तरह से नहीं कि अगर हम आपको दे दें कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? तो ये आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों? देखिए, अगर -Q गुना -Q करेंगे तो ये भी तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो और ये प्लस रहा तो प्लस ही हो जाएगा। मतलब जब पॉजिटिव आवेश गुणनफल के रूप में दिया हो तो प्रतिकर्षण होगा और निगेटिव दिया हो तो ये आकर्षण होगा।
हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम न्यूटन के नियम की तरह है। देख लीजिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसी की तरह। तो कूलॉम का नियम ये नियम कहता है कि कोई भी दो आवेश है, कोई भी दो आवेश प्लस माइनस के, कोई भी दो आवेश अगर r दूरी पर रखा हुआ है तो इस दोनों के बीच जो बल लगता है वो Q1 और Q2 के समानुपाती तथा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम को नियम को ऐसे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ k कांस्टेंट लेते हैं, जहाँ k को बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियता, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब एक चीज, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में अंतर। गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा मजबूत होता है विद्युत बल। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होगा, और ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 कूलम। तो हमसे कहेगा कि Fe व Fg निकालो, मतलब कि इस दोनों बलों के बीच तुलना करो। तो E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत बल, इसके लिए हम क्या कूलॉम नियम लगाएंगे, Q1 Q2 r स्क्वायर, और Fg वही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम Gmm/r स्क्वायर। Fe व Fg Q1 Q2 r स्क्वायर बटे Gmm/r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। और यहाँ पर जो k का मान होता है ना, k बराबर 1/4πε0 भी लेते हैं, और उसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और ये जो ε0 है इसका मान होता है 8.854 × 10⁻12। तो k का मान हो गया 9 × 10⁻9 Q1, Q का मान 1.6 × 10⁻9, फिर 1.6 × 10⁻, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 है। फिर g का मान तो पता है, ये 6.67 × 10⁻11, और m1 × m2 का इलेक्ट्रॉन ही है दोनों, इलेक्ट्रॉन का तो वर्जन दोनों सेम ही होगा, का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, 1.6 इसका गुणनफल 20 हो जाएगा, और ये 10⁻38, ये 6.67 × 10⁻11, और इसको अप्रॉक्स में सॉल्व करते हैं, 981 और 10⁻62, ये ऊपर जाएगा 10⁻11 10⁻62 -10⁻38 गुना 2.56 बटे 6.67 × 81। इसको 62/11 73/9 -38 9 गुना 2.56 6.67 × 81। इसको घटाएंगे, 12 4 44, 10⁻44 आ गया। 10⁻44, सोचिए F ही जो है लगभग में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 10⁻44 इतना ज़्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन ये
कूलॉम का नियम का एक सीमा है कि ये बिंदु आवेश पर ही लागू होता है। जैसे कोई भी आवेश है, बिंदु आवेश उसको कहते हैं कि कोई भी आवेश है, उसकी दूरी जो है ना आवेश के आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं बिंदु आवेश। तो कूलॉम का नियम जो है बिंदु आवेश पर ही लागू होता है। और ऐसे भी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो भी बिंदु आवेश पर ही लागू होता है। कूलॉम का नियम क्या होता है? बिंदु आवेश पर लागू होता है। इसीलिए हम रियल लाइफ में तो आवेश को देख नहीं सकते हैं। तो इतना से भी जानने लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कूलॉम का ये पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये एक वर्ग है, वर्ग ले लेते हैं। इस पर ये है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और यहाँ पर ये सेंटर है ओ सी डी। क्वेश्चन कर रहा है कि ओ पर कुल बल निकालना है। तो यहाँ पर एक आवेश रख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ ये प्लस आवेश है, इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ओ पर बल लग रहा है ना, तो एफ ओ ए लिखते हैं, और ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर से साइन देंगे। एफ ओ ए का मतलब होता है कि ओ पर ए द्वारा आरोपित बल, ए द्वारा इधर बल लगा प्रतिकर्षण, और सी भी लगाएगा बल, तो ये बल उधर लग गया, एफ ओ सी। इसी तरह अब यहाँ ये प्लस है, ये बी माइनस है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, एफ ओ बी, ये आकर्षण का बल है, और ये भी आकर्षित करेगा, तो एफ ओ डी। हम चित्र में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी आवेश समान मात्रा में है, तथा इसकी दूरी भी जो है, दूरी तो समान ही होगी ना, क्योंकि बीच में एकदम केंद्र पर स्थित है। खैर हम इसकी गणना करते हैं। एफ ओ सी जो है परिमाण में एफ ओ ए के बराबर होगा, और वो होगा कितना? के क्यू का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए समेशन एफ जो है 0, और इस दोनों का बात कीजिए तो एफ ओ भी ये परिमाण में एफ ओ डी के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इन दोनों का भी जो समेशन एफ है वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओ पर जो आवेश है उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। एक क्वेश्चन है, अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है माइनस क्यू, और यहाँ पर आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। हमसे पूछेगा कि इन तीनों में इस पर कितना बल लग रहा है। इसको हम नामांकित कर देते हैं ए बी सी। तो इस दोनों के बीच जो बल लगेगा, और यहाँ हमको ये भी दिया हुआ है कि जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका कोण जो होगा ये 60 डिग्री होगा तीनों। ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ये इधर बल लगाएगा एफ ए सी है, और इसके बाद यहाँ सी पर बी आकर्षण का बल लगाएगा, यहाँ माइनस है ये, एफ सी बी। अब इसको कैसे गणना करेंगे? तो यहाँ देखिए ये 120 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो ये सम्मुख कोण से ये भी 120 डिग्री होगा। तो इन दोनों बलों के बीच जो कोण है कितना है? 120 डिग्री। तो
अब हम दोनों बल निकाल लेते हैं। एफ सी ए, इसका मान कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के का मान 9 इंटू 10⁹, क्यू वन का मान कितना है, क्यू वन प्लस क्यू टू का मान कितना है, ये भी प्लस क्यू ही है, बटे आर। आर मान लीजिए यहाँ एल है, तो एल का स्क्वायर, ये तो एल का कुछ मान ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 मीटर ले लेते हैं। 9 इंटू 10⁹, मान लीजिए क्यू बराबर 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻6, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 बटे एल का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 10⁻12 बटे 25। ये एफ सी ए का बहुत निकला, ये भी निकाल ही लेते हैं। 9 बटे 25 10⁻3, 25 यहाँ 0 भाग देते हैं, 25 0.36 10⁻³ न्यूटन। अब एफ सी की गणना कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई स्क्वायर, के का मान पता ही है 9 इंटू 10⁻9, क्यू वन का मान 10⁻6, और यहाँ देखिए ये माइनस में है, तो हमको माइनस में लेना पड़ेगा ना, -10⁻6, और आर का मान, तो एल का मान तो 5 दिया हुआ है, 25 5 का स्क्वायर, ये 9, ये -12 -3 25, ये यहाँ माइनस है, -9 इंटू 10⁻9 बटे 25, ये कितना हो जाएगा, -0.36 10⁻3। हम ये नहीं कर सकते ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बीच का जो कोण है वो भी तो है, तो हम इन दोनों का, लेकिन इन दोनों का परिणाम तो समान है, परिमाण तो समान है, यानी कि एफ सी ए जो बराबर है वो एफ सी बी के। हम वेक्टर में पढ़े होंगे कि जब दो वेक्टर का परिमाण समान होता है उनका परिमाण जो होता है परिणामी सदिश वो 2 इंटू वेक्टर के गुणनफल तथा कॉस थीटा बाई 2 होता है। क्या हो जाएगा 0.36 इंटू 10⁻³ कॉस 120 बटे 2 60 हो जाएगा, ये 2 गुना 0.36 इंटू 10⁻³ कॉस 60 का मान हाफ, ये खत्म। तो यहाँ जो आर का मान है वो 0.36 इंटू 10⁻³ परिणामी सदिश एफ पर जो तीसरे इस पर बल लगेगा वो कितना लगेगा 0.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। समझ गए, ये कूलॉम का नियम था। आगे के क्लास में और आगे पढ़ेंगे।